डोनाल्ड ट्रंप कैप्चर करने गए थे ईरान के ऊपर, पर क्या नेटो ही टूट गया है? यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों ने खुल के बोल दिया है कि हम नेटो ने एक वॉर करी, यूएस ने करी, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। कोई भी देश नहीं जा रहा स्टेट ऑफ हरमुज में उसका साथ देने के लिए, खाली करवाने के लिए जो ब्लॉकेड हो रहा है। पर साथ ही साथ यूएस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जहां पे उनका काउंटर टेररिज्म का हेड रिजाइन कर जाता है कि ईरान से कोई खतरा ही नहीं था। इसके पीछे पूरी ऑयल गेम है, ग्लोबल ऑयल गेम है। उसके ऊपर क्या हो रहा है और अंत में भारत पे क्या असर होने जा रहा है, क्योंकि एक दो दिन तो लगा के बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर है और यूएस अपने जैसे वेनेजुएला में एम्स अचीव कर रहा था कर लेगा, पर अब पूरा रीजन तबाह हो चुका है। वेस्ट एशिया में आपको पता है क्या हालत है, वीडियो पोस्ट करने पे आपको जेल में डाल रहे हैं। तो ये सारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यूएस के अंदर की प्रॉब्लम और भारत पे असर डिस्कस करने के लिए मुझे बहुत खुशी है, पहली बारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमीत पीर जी। आपने उनको हर चैनल पे देखा हुआ है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करता हुआ सीधा ही उनको बोलूंगा कि आप समझाना शुरू कीजिए कि नेटो ने क्यों डंप कर दिया है यूएस को, सुमीत जी। तो सबसे पहले तो ईश्वरन जी आपका बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आभार। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करेंगे। देखिए ईश्वरन जी, ये जो खेल है ये बहुत पुराना खेल है। इसके जो बीज डाला था लास्ट ईयर ट्रम्प के टेन्योर में डाला था। प्रॉब्लम ये है कि देखिए दो तरह के अलायंस होते हैं। पहला अलायंस है जो वॉर में जाने से पहले करते हैं। अगर वॉर में जाने से पहले प्री वॉर अलायंस कहते हैं कि भाई अब सब हम हमला करेंगे। तो आप या तो आपकी शक्ति नहीं है या पॉलिटिकल विल नहीं है, आपको इनकी जरूरत है। जब आप वॉर में ऑलरेडी हो तो वॉर में जाने के बाद आप अलायंस नहीं करते, क्योंकि अगर मेरे को कहोगे मतलब भाई मेरी लड़ाई थोड़ी ना, मैं क्यों करूं, मुझसे पूछ के किया था क्या, जो नेटो का हिसाब किताब है। पर अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक जॉन बोल्टन का स्टेटमेंट आया जो इसका फॉर्मल एनएसए रहा लास्ट ईयर में, और अभी जो यूएसए का नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उसकी तरफ चलेगी। तो वहां क्या है जी, वहां अमेरिका ने बोला यूरोप इज अ सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी। सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, यूरोप को इतना करना कि पुतिन से ना बढ़े, इनकी हालत खराब ना हो। अमेरिका अपना वर्चस्व वहां बढ़ाए जहां अमेरिका का फायदा, जहां अमेरिका को इकोनॉमिकली गेन्स हो रहे हैं। जब ये नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया, और नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आपका 4 साल तक बाध्य होता है। ट्रंप का पहला आया था, इससे पहले जो बाइडेन वाला था। ये 4 साल तक चलेगा, 4 साल तक आपसे बदल नहीं सकते। उसके बाद इन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया, इन्होंने अमेरिका में जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहां अपने चीजों को एनहांस किया। ये पहली बात है। तो अगर हम ईरान की बात आए, देखिए वेनेजुएला पे कब्जा करते ही ट्रंप के पास आज की डेट में 55% ग्लोबल ऑयल है। 55% ग्लोबल ऑयल ट्रंप कंट्रोल करता है। और जो अमेरिका का नेशनल डेट था ये करीब $40 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया। वेनेजुएला का जैकपॉट 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर का है। तो अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, मेरे पे $40 ट्रिलियन की लाइबिलिटी, यहां मैं एक एसेट दिखाता हूँ $30 ट्रिलियन का। और अगर मेरा जीडीपी करीब करीब $30 ट्रिलियन है, डेट टू जीडीपी रेशियो मेरा 33% होगा, विच इज गुड बाय एनी इकोनॉमिक नॉर्म्स। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कोई बड़ी बात नहीं। मेरा एक और जैकपॉट है ग्रीनलैंड जो 6-7 ट्रिलियन का है। और कहीं ना कहीं मेरी जो अल्टीमेट लड़ाई है वो चाइना से है। अल्टीमेट प्रॉब्लम चाइना से, क्योंकि जब तक चाइना रहेगा इस्लामिक आतंकवाद को, सब रोग रिजीम्स को सपोर्ट मिलेगा, जिसे हम रेड जहाद कहते हैं कि रेड सपोर्ट द जहादीज, जहादीज डू द डर्टी वर्क, पैसा रेड का पीछे है। ये सब में गेम में सबसे आगे जो है वो चाइना है। अब आप ये जो सारा समीकरण देखेंगे, चाइना ने कई सारे फुट होल्ड्स बनाए थे दुनिया में। देखिए हमारे आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम जानते हैं, अमेरिका के आसपास भी ऐसे इन्होंने कई सारे अपने अड्डे बनाए थे। अगर आप अमेरिका के मिलिट्री बेसिस की देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना की मिलिट्री बेसिस इंडिया से भी कम है, इंटरनेशनल मिलिट्री बेसिस। बट चाइना ने हर कंट्री को, किसी को डेप्थ में ट्रैप करके, किसी को कोई लारा लप्पा दे के, हर जगह अपने होल्डिंग पॉइंट्स या ये बनाए हैं। चाइना का अमेरिका को घेरने का भी पूरा प्लान था। जो बाइडेन के राज्य में करीब 70,000 एबल बॉडीड चाइनीज रिफ्यूजी बन के 2 नंबर से इन्होंने अमेरिका में एंट्री मारी, जो पीएलए के लोग माने जाते हैं। चाइनीज ने अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स के आसपास जमीन ले ली, जहां अमेरिका के मिलिट्री पोर्ट्स है, मिलिट्री की इंस्टॉलेशन है। इनका एक बड़ा प्लान था अमेरिका को लेके, जैसे जो हमारे भारत को लेके वही अमेरिका को लेके भी। जब बाइडेन आए, जब अब ट्रंप आए, तो ट्रंप आइडेंटिफाई करता चाइना प्रॉब्लम है, पर चाइना को निपटाना इतना आसान नहीं, बहुत वो भी बहुत मजबूत है, ऐसा कमजोर नहीं है। तो शुरुआत हुई चाइना का फुटहोल्ड कहाँ कहाँ, शुरुआत हुई अमेरिका से। अब देखिए वेनेजुएला की अगर बात करें, वेनेजुएला में शरण जी जो तेल निकलता था 1 मिलियन बैरल निकलता था दिन में,
वेनेजुएला का तेल कितना, 330 बिलियन बैरल। भाई तुम तेल क्यों नहीं निकाल रहे हो? तुम तेल क्यों, व्हाई आर यू नॉट पंपिंग ऑयल? वो ऑयल पंप नहीं करता था ताकि जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है ये महंगा बिके। अगर वेनेजुएला का ऑयल मार्केट में आता, और वेनेजुएला पे क्या लगा रखा था प्रतिबंध, किसने लगा रखा था? जो बाइडेन ने, भाई हम तेल नहीं लाने देंगे तुम्हारा। अब ये ऑयल का गेम भी पैरेलली चल रहा था कि तेल नहीं आने देना मार्केट में, ये चल रहा था। सबसे पहले इन्होंने वेनेजुएला पे चाइना का जो कब्जा था वो हटाया, उसका तेल अंदर कर लिया, पूरा अंदर कर लिया। ठीक है जी, $25 ट्रिलियन मेरे पास आ गया। वेनेजुएला से खाद पानी मिलता था क्यूबा को। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हमने पहले भी देखी, वैसी परिस्थिति चाइना फिर बनाने के लिए था। तो अब ये क्यूबा पे भी अपना व्यवस्था टाइट कर रहे हैं। और यहाँ चाइना का दूसरा जो अड्डा था वो था आपका अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर, जो उस पर जितनी बेल्ट है उस पर फेंटेनिल आता था। और जो अभी मारा गया एलमेंचो, ये एमएसएस का नंबर 1 एजेंट था। एमएसएस जो चाइनीज इंटेलिजेंस है इसका नंबर 1 हिंचमैन था। इसके थ्रू सारा जो आपका फेंटेनिल है अमेरिका में आता था। 6 लाख लोग, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है अनऑफिशियली 20 लाख लोग मरते हैं हर साल फेंटेनिल से। और जो एक बार फेंटेनिल पे आ गया आदमी 100% मरेगा, टाइम की बात है, बच नहीं सकता। गूगल की एक फाउंडर लेडी है जिन्होंने यूट्यूब फाउंडर किया था, वन ऑफ बिग लेडी, उनका बेटा था ट्रूपर। वो कोलंबिया में था, 18-19 साल का था, फेंटेनिल के चक्कर में पड़ गया, ही लॉस्ट हिज लाइफ। मतलब अमीर हो गरीब हो ये किसी को नहीं छोड़ता। फेंटेनिल आ रहा था, चाइना की वही पॉलिसी थी, अंदर से खोखला करना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब ट्रंप आया वेनेजुएला कटा, वेनेजुएला कटा तो क्यूबा कटा, क्यूबा कटा तो कोलंबिया कटा, और फिर मेक्सिको पे हुई, एलमेंचो को मारा गया, उसको अमेरिकनों ने मरवाया, सीधी सी बात है। और जो मेक्सिको और चाइना के बॉर्डर पे चाइना का पूरा एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बन गया था। ये क्या करते थे, जब चाइना से आप गाड़ियां एक्सपोर्ट करोगे अमेरिका या कोई भी सामान, 26% ड्यूटी थी इस टैरिफ से पहले। मेक्सिको से करोगे तो 4% लगती थी। तो इन्होंने क्या किया शरण जी, सारा अपना व्यवस्था मेक्सिको बॉर्डर पर डाल दी, वहां इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिए, वहां से ही अमेरिका करते थे, नियर शोरिंग का फायदा उठा के 4% टैक्स पे अपना माल अंदर करते थे। बाय द वे, जब बरकत हुसैन ओबामा था, वैसे उसका नाम असली बरकत हुसैन ओबामा है, उसने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन करा के 4% टैरिफ दिया था। ट्रंप ने लास्ट टाइम वो हटाया, जो बाइडेन ने भी फिर उसको हटाया, कंटिन्यू नहीं किया, और फिर यहां से ये मेक्सिको के माध्यम से लाते थे। पर जैसे चाइनीज आ गए, चाइना की इंडस्ट्री आ गई, चाइना के लोग आ गए, इसके साथ फेंटेनिल आया, इसके साथ चाइनीज माफिया आया, इसके साथ पूरी चाइना की व्यवस्था आ गई, चाइना टाउन बन गए, पूरे पूरे मॉल बन गए मेक्सिको में, जहां चाइनीज फेक्स बिकते थे। वो कहीं ना कहीं यूरोपियन इंडस्ट्री को भी हर्ट करते थे। तो ट्रंप ने कहा भाई देखो ये सिस्टम नहीं चलेगा, मैं आप पे टैरिफ लगाऊं, नहीं तो चीनियों की सफाई करनी शुरू कर दो। चाइना की सफाई करनी शुरू कर दी, ईवीज पे टैक्स लगा दी, और जो मेन हेंचमैन था एल मेंचू, उसको निपटाया। अब भी जो पीछे 17 देशों की अलायंस हुई, जिसमें सीआईए का ऑफिस लगभग हर देश में खुलेगा अमेरिकाज में, कार्टल्स के पीछे जा रहे, कार्टल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, और चाइना को जो नंबर 1 मैन था उसको निपटा देगा। तो ये अमेरिकाज की यहाँ की पोजीशन थी। तो अमेरिकाज पे कार्रवाई चल रही है टू कट एंकर पोस्ट ऑफ चाइना। अब चाइना का मिडिल ईस्ट में आए तो मिडिल ईस्ट में 2 प्लेयर है, 3 प्लेयर है आज की डेट में। पहला प्लेयर आपका अमेरिका, सऊदी, कुवैत, बहरीन, कहीं ना कहीं कतर, ये सब अमेरिका के अलाइंड है। फिर एक शिया ब्लॉक है, ये रशिया के अलाइंड होता था, जिसमें आपका यमन आता था, जिसमें आपका सीरिया आता था, और जिसमें आपका ईरान आता है। ठीक है जी, सीरिया में सरकार बदल गई, सुन्नियों की सरकार आ गई, शिया गेम से गए बशर असद। ठीक है जी, यमन अब भी कंट्रोल्ड बाय ईरान, और ईरान एक ऐसा पोस्ट था जहां पे सोवियत्स ने पैसा लगा, रशिया ने पैसा लगा, तो चीनियों का सारा पैसा लगा था। अब अगर आप चाइना का पैसा देखे लगा तो था, चाइना ने $350 बिलियन की डील की थी रशिया के साथ, चाइना के साथ ईरान ने डील की थी $350 बिलियन की। किस लिए? हम आपको इतने साल तक तेल देते रहेंगे। जो ईरान का 90% तेल था जिसपे प्रतिबंध था, कहां जाता था? चाइना जाता था। चाइना ही सारा तेल जाता था। वेनेजुएला का सारा तेल कहां जाता था? चाइना जाता था। और इसके माध्यम से मिडिल ईस्ट और अमेरिकाज में चाइना ने अपनी मजबूती रखी थी, और काम इनका चल रहा था। वेनेजुएला कटा तो चाइना का 20% तेल कट गया, ईरान कटा तो चाइना का और 25% तेल कटा। अभी आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। हाँ सुमित जी, मैं इस पे आना चाहूंगा। अमेरिका की स्ट्रैटेजी जो वेनेजुएला की आपने बताई, और चाइना कितना बड़ा खतरा बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना, मेरे ख्याल से ट्रंप कई हद तक सक्सेसफुल हुआ जो आप बता रहे हैं। बट ईरान के अंदर 2 सवाल जो खड़े हो गए कि यहाँ चाइना इंटरेस्ट है, रशिया इंटरेस्ट है, पर क्या अमेरिका यहाँ पे ट्रैप में फंस गया है? क्योंकि जैसे हमने बात शुरू करी,
यूरोप ने एकदम खुल के कह दिया है कि भाई मैं सपोर्ट करने नहीं आऊंगा, और 2-3 बारी ट्रंप के जो ट्वीट हैं, रैंट है, रेव है, जो भी आप उसको बोलते हैं, वो उस स्थिति से खुश तो है नहीं। वो बोल रहे हैं हम नेटो की हमेशा मदद करते हैं, वो हमारे साथ आता नहीं। तो यूरोप ने क्या डिसीजन लिया और क्यों डिसीजन लिया है, और क्या कुछ पाने की चाहत में हम वो अपना यूरोप में जो उसका बेस था, वो यूरोप फोटो देखी थी ना हम सबने, ये किस तरह ट्रंप बैठा हुआ और यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर सामने ऐसे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो क्या यूरोप उसके हाथ से निकल रहा है और चाइना की वहां पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि ईरान पाने में यूरोप पे क्या हो रहा है, ठोक के यूरोप ना कर रहा है, नेटो बचा क्या? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, तो मैं वहीं आ रहा था। देखिए इश्करन जी, अब ये ईरान में चाइना इज द मेन थ्रेट टू यूएस। अगर आप यूएस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखेंगे, नंबर 1 थ्रेट कौन डिस्क्राइब करता है? चाइना। रशिया का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट चाइना। हमारा भारत का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नंबर 1 थ्रेट चाइना को डिस्क्राइब करता है। सो लेट्स नॉट, बट चाइना को इतना जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं है। और जो ओबामा के टाइम में चाइना वर्ल्ड सप्लाई चेन्स में आ गया, जो ओबामा ने और जो बाइडेन के टेन्योर में चाइना इतना मजबूत बनाया गया, चाइना को सप्लाई ऑफ द आपने बताया भाई दे आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल, ये सब चलता रहा। अब आपको चाइना को धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, और अल्टीमेटली अमेरिका का एक युद्ध होगा चाइना के साथ। आज होगा, कल होगा, होना 100% है। उसमें भारत और जापान का बड़ा योगदान होगा। जिसके साथ भारत और जापान होगा वो युद्ध जीतेगा। और भारत और जापान संभवतः चाइना के साथ तो नहीं हो सकता, ये भी एक कटु सत्य है। पर चाइना के अभी परिस्थिति है, मेरा 45% तेल की सप्लाई हट गई है, मेरे एक्सपोर्ट श्रिंक हो रहे हैं, मेरी मिलिट्री ताकत श्रिंक हो रही है, मेरे पे $70 ट्रिलियन का डेट है, विच इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। मेरा डेट टू जीडीपी रेशियो 350% चाइना का। तो यहां पे चाइना की परिस्थिति अच्छी नहीं है। एक्सपोर्ट मतलब वो कैश पे काम चला रहे हैं। अगर आपकी दुकान में प्रॉफिट नहीं, कैश आ रहा, काम चल रहा, टोपी घूम रही, दैट इज हाउ चाइना इज रनिंग टुडे। तो चाइना का कैश फ्लो रोकना, चाइना का वर्चस्व रोकना, ये ट्रम्प का प्लान था, जिसमें वो कामयाब हो गया। बात है ईरान पे। देखिए, ईरान को जितना तेल बिकता था, मैं इनको मुल्ला रिजीम कहता हूं, क्योंकि ये ईरान नहीं, ईरान इनसे पहले भी था, ईरान इनसे पहले भी। ईरान की सभ्यता और पर्शियन सिविलाइजेशन का बहुत आदर सम्मान है। हमारे तो कई सौ सालों से उनसे संबंध है। इन 1979 में ये लोग आए, इन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया, और तब से ईरान की ऐसी तैसी कर ली। अभी की परिस्थिति ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.5 महीने का बचा है। 1.5 महीने बाद आप श्योर शॉट बैंकरप्ट। आपका इन्फ्लेशन 70-72%, 100%, 1.25% गया था, और इकोनॉमी जो वो क्रम्बल होती जा रही। ईरान की पोजीशन ये 80% लोग मस्जिदों में नहीं जाते, 80% मस्जिदें बंद है, क्योंकि वो कहते भाई ये जो मुल्लाओं वाला ये इस्लाम लाए हैं, ये पर्शियन कल्चर से मैच नहीं करता। वहां एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाया जाता था, अब तक पिछले 50 सालों में लगभग वो बंद था, कल पहली बार मनाया गया, क्योंकि ये रेजिम वीक हुई है। ये इनका पतन था, इन्होंने पूरा ईरान को कंट्रोल कर रखा था। ईरान ने कहा ठीक है, मुझ पे सैंक्शन लगाओगे, मुझसे तेल कौन खरीदेगा? चाइना खरीदेगा, मेरा काम वहां से चलता रहेगा। अब यहां इस तेल के सप्लाई को खत्म करना था, और रिजीम को वीकन करना था, रिजीम को खत्म करना था। इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है इसराइल, क्योंकि इसराइल जो है ये अमेरिका का, आप मानिए, आउटपोस्ट है। इसराइल इस रीजन का दरोगा है, किलेदार है अमेरिका का। इसराइल की आप 51st स्टेट मानिए इनको अमेरिका का, मिडिल ईस्ट में। और इसराइल वो बांध है जिसके पीछे सारा इस्लामिक टेरर और जहाद है। अगर इसराइल गया, ये सारा यूरोप और अमेरिका तक पहुंचेगा, ये सब जानते हैं। इसराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क, और उनके बस का ही है काम करना, ये रोज का काम है। अमेरिका कभी भी इसराइल को गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसराइल गिरा, द प्रॉब्लम विल स्टार्ट हिटिंग द डोर्स ऑफ यूरोप, और अमेरिका भी आएगी। इनको ये पता है। तो इसराइल को पिछले 50 साल से खमेनी कह रहे हैं कि भाई यहूदों का मरना जरूरी है। क्यों मरना है जी? क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे कि इसराइल और ईरान का लफड़ा क्या है। इसराइल और ईरान का कोई लफड़ा नहीं, 2000 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, कोई जर जमीन जोरू वाली लड़ाई नहीं है। लफड़ा सिर्फ इतना है कि भाई एक बात बताइए कि अगर दिन काफिर कयामत या आखिरत आना है, उसके लिए सब यहूदों का मरना जरूरी है। हिजबुल्लाह के चार्टर में भी है, ईरान की मुल्ला रजीम भी मानती है, हमास के चार्टर में भी रिटन है। इसीलिए इसराइल को खत्म करना, क्योंकि कयामत का दिन लाना है। जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कहता है गजवाइन इसलिए लाना है ताकि तब तक कयामत नहीं आएगी, हिंदुस्तान को मुसलमान करना, और आपको मेरे को मुसलमान होना पड़ेगा जी उनकी कयामत लाने के लिए। वैसे इसराइलियों को मरना पड़ेगा जी दिन आखिरत या कयामत लाने के लिए। और ये जितने भी आतंकवादी संगठन बनाए, हमास, हिजबुल्लाह, पीएमआर, इस्लामिक जिहाद, ये जितने भी हैं, इन सबको ईरान ने, और इंक्लूडिंग हौतीस, ईरान ने खाद पान दिया, समर्थन दिया। इस्लामिक टेरर को एक ग्लोबल रेजिस्टेंस का नाम दिया गया। देखिए जैसे कश्मीर में भी आजकल आ रहे टीआरएफ वगैरह, वो भी रेजिस्टेंस का नाम यूज कर रहे हैं ताकि इस्लामिक आतंकवाद ना देखें, है तो इस्लामिक आतंकवाद है, ये सारे यही करते हैं। अब
इजराइल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में था। ये लोग एटम बम बनाने के बहुत पास आ गए थे। 460 किलो इनके पास एनरिच यूरेनियम था, जिससे 4 हफ्ते में आप एटम बम बना सकते हो। अगर कुछ नहीं होगा तो 60% एनरिच यूरेनियम से आप कभी भी डर्टी बम बना सकते हो, वो भी काफी विध्वंसकारी है। ऑपरेशन वो मिडनाइट हैमर हुआ, फर्दों को डिस्ट्रॉय किया गया। अमेरिका को लगा ये जो सेंट्रीफ्यूजेस है जो 60 से 90% का एनरिचमेंट करते हैं ये गया, वो गए भी। इन्होंने नई जगह सेंट्रीफ्यूज लगाया प्राचीन में, ये वहां कार्रवाई शुरू कर रहे थे। इन्होंने यूरेनियम उठा के अस्फहान के नीचे डाल दिया और नेटन्स में एक ग्रेनाइट माउंटेन है उसके पास, उसके नीचे इन्होंने स्टोर कर दिया, जिसको GBU-57 से भी ध्वस्त करना बड़ा मुश्किल है। और अगर इनको रोका नहीं गया ये एटम बम बनाएंगे भी और ये कहीं ना कहीं इसराइल पर डालेंगे भी। और अगर इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई जो 5-7 हजार किलोमीटर तक जा सकती है तो अमेरिका पे भी डाल देते हैं, ये सोचते नहीं। क्योंकि जो रिजीम है ये कोई लीडर नहीं है, कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है, मौलाना है, मुल्ले हैं जो एक बुक को इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से, चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो, इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन, अब जी ये करना है हमें। इनके डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द थियोलॉजी नॉट लॉजिक। ये अमेरिका के लिए खतरा था। पिछले 50 साल से खमेनी करा डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल। और इनका एक और बहुत पुराना जख्म है अमेरिका का ईरान के साथ, जो इनके मरीन्स मारे, जो इनके जहाज पर अटैक हुआ, जो आर्गो वाला मसला, वो सब पुरानी है। अभी जो अफगानिस्तान में या इराक में इनके लोग मारे, ये 87% मरे हैं रोड साइड बॉम्ब से, आईडी जिसे हम कहते हैं। और रोड साइड बॉम्ब्स का जो फादर है उसे माना जाता था कासिम सुलेमानी को, जिसको ट्रंप ने लास्ट टाइम में मारा था। सारे रोड साइड बॉम्ब्स का फादर, द पर्सन हु हैज काइंड ऑफ रियली डैड दैट, और 87% जो अमेरिका का सिपाही मरा वो रोड साइड बॉम्ब से मरा, जिसका कहीं ना कहीं संबंध कासिम सुलेमानी से था, IRGC से था। तो कासिम सुलेमानी को लुढ़काया गया। ईरान कहता था मुझे बदला लेना है। इन्होंने चाइना से और मसाला लिया। चाइना इनको अस्त्र शस्त्र का मटेरियल, सामान, टेक्नोलॉजी पूरी नहीं देता, कॉजी ही देता है। और जो भी आपके ब्लास्टिंग केमिकल्स चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, हर कुछ चाइना इन्हें सप्लाई करता था। इस ऑपरेशन से थोड़ा पहले इश्करन जी, इंडियन ओशन में 1.5 महीने की बात है, एक शिप चला चाइना से ईरान जा रहा था। उसको यूएस के स्पेशल फोर्सेस ने इंटरवीन किया, इंटरसेप्ट किया, उसमें काफी मटेरियल था, उसको डिस्ट्रॉय किया, शिप को जाने दिया। तब एक पहला मैसेज आया था कि यूएस एक आगे तक जा रहा, और इंडियन ओशन में क्या ऐसा नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें सब पता है। तो हमने भी, हमसे पूछ के किया होगा, हमने भी बोला ठीक है हमारे वाटर्स के बाहर करना, इंडिया हमारे वाटर्स में मत करना, उसके बाहर कर लो भैया जो करना है। क्योंकि इंडियन ओशन में सबसे फास्ट रेस्पोंडेंट हम है। ये ऑपरेशन 4 घंटे चला, ऐसा नहीं कि शिप ने एसओएस नहीं दिया होगा, पर हम गए नहीं। मैं डायरेक्ट बोलता, हम गए नहीं, चाहते तो हम जा सकते थे, हमने नहीं किया। अमेरिका ने बात की होगी, भाई हमारी भी ट्रेड डील हो रही, $500 बिलियन का एयर का व्यापार है, तो हम उसको देखेंगे, हम अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देखेंगे, अपना डायस्पोरा देखेंगे, अपने कई सारे फायदे देखेंगे। तो और ईरान के साथ जो हमारा व्यापार है 1.4 बिलियन में पर ये खराब नहीं संदेश जाता, क्योंकि अगर आपके देश में कोई आया है, आपने उसको इनवाइट किया है, आपकी उसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज है, तो एक हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी सेफ जर्नी की। जैसे हम एक नॉर्मल बात भी करते हैं, आप मेरे घर आते हैं, आप जाते हैं, अगर कोई यंगस्टर हो या कोई फीमेल हो तो आप रात को पूछते हैं ना कि आप अपने घर पहुंच गए, तो जी जी आपकी भी तो ये जिम्मेवारी है। और यही चीज यूएस यहाँ से 100, 200, 500 टूवर्ड्स जब ईरान के पास पहुंचते तब भी कर सकता था। तो ये जी क्या इंडिया के लिए बैड रिफ्लेक्शन नहीं है कि ये हमारे वाटर्स में हुआ, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि बैड रिफ्लेक्शन है। या दूसरा भी जोड़ता हूँ कि जब शुरू में डेथ हुई, डेथ को कंडोल नहीं किया गया। एंड ऑफ द डे वो एक लीडर था अपने देश का, जैसे भी है, बहुत देशों में थियोलॉजिकल लीडर हैं, डिक्टेटर्स भी हैं, पर हमने उसको कंडोल नहीं किया। तो ये दोनों बातों को जोड़ के क्या हमने ज्यादा यूएस के साथ जाके और बेसिक भी ईरान से ना रख के उस समय गलती करी? देखिए, बड़े आपके प्रश्न। तो ये एक बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा था। पहली बात करते हो, जो देखिए जब उनके शिप यहाँ आए थे, और अगर उन शिप पे आप वीडियो देखेंगे, उन पे एक बड़ा जुलूस भी निकला था इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन मिलान, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, पहली बात। दूसरी बात, जो शिप को अटैक किया गया था इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर था, इंटरनेशनल वाटर में था, ठीक है जी। अगर इंडिया के वाटर्स में अटैक होगा तो ऑफकोर्स हमारे लिए ह्यूमिलेशन और हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जैसे वो इंडिया के वाटर्स के बाहर गया, उसको अटैक किया गया। और इसको अटैक क्यों किया गया, इसका टेक्निकल रीजन भी आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, इंडियन ओशन रीजन में एक बेस है डिबो गार्शिया, आपने सुना हो। डिबो गार्शिया जो है ये ईरान से 4,500 किलोमीटर दूर है। ईरान के पास इश्करन जी ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो 4,500 किलोमीटर दूर जाए, ठीक है। बट अगर एक आपका जहाज, एक नेवल जहाज आपका इंडिया के आसपास है और उसमें वो मिसाइलें हैं, तो ये मिसाइल, ईरान की जो मिसाइलों की नॉन रेंज है 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक है, सेजल हो इत्यादि हो।
अगर ये उस रेंज में, तो ये डिबो गार्शिया को हिट कर सकते हैं। डिबो गार्शिया अमेरिका की बड़ी बेस है जहां B2 बॉम्बर्स एट टाइम लैंड करते हैं। तो जैसे ही कोई भी ईरान का जहाज, ये सुनिएगा मेरी बात, कोई भी ईरान का जहाज अगर 2500 किलोमीटर डिबो गार्शिया की रेंज में आएगा, वो आज भी डुबा दिया जाएगा, आज भी डुबा दिया जाएगा। क्यों? युद्ध शुरू हो गया था, डिस्ट्रॉयर था, और ईरान ने क्या किया, जो ऑयल टैंकर्स है पुराने वाले, उनका ऑयल टैंकर बाहर से रखा, उनके अंदर कैनिस्टर लगाए हैं। एक में फतेह मिसाइल लगा है जो हाइपरसोनिक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल लगाए, और शाही ड्रोन लगाए। ये टैंकर जैसे नजदीक पहुंचता है, ये खोलेगा अपने तीनों ढक्कन, और ये सारी मिसाइलें डिबो गार्शिया पे जाएगी। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर इतनी मिसाइलें एक साथ आएंगी तो उनको रोक नहीं पाएगा। आप 15-20 मिनट में डिबो गार्शिया को ध्वस्त कर दोगे। अमेरिका के B2 बॉम्बर्स की एशिया में रुकने वाली व्यवस्था खराब कर। इसीलिए जब ये फ्रीगेट इंटरनेशनल वाटर में निकला, इनका सबमरीन से टारगेट कर रहा था, क्योंकि वो हिटिंग रेंज में था डिबो गार्शिया। अगर ये चाहता डिबो गार्शिया को हिट कर सकता, इसलिए उन्होंने उसको डुबा दिया। और भाई दूसरी बात ये, हमारे वाटर में नहीं, वो ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर हो चुका, यू हैव टू बी कॉशियस। अगर वॉर डिक्लेयर हो चुका है, इंटरनेशनल वाटर्स में आप पे हमला हो सकता है, रूल्स का वायलेशन है। बट भाई अगर आप 50 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल कर रहे हो, तो वो भी तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। भाई हमारे पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था, मोदी आ गया, मोदी ने पाकिस्तान की वाट लगा दी, अंदर जाके पाकिस्तान को ठोक दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री थे, नहीं कर पाए। इंदिरा जी को तो ये भी कहा था कि हमें रिफ्यूलिंग दीजिए, हमको हूटा उड़ा देंगे। इंदिरा जी ने बोला मैं नहीं दूंगी रिफ्यूलिंग। आज हमने कर दिया। और इस युद्ध से पहले मोदी जी इजराइल गए, भाई बोला आई स्टार्ट विद द पीपल ऑफ इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर। तो हमने अपना इंक्लिनेशन तो बता दिया। अब आप बोलोगे कि ये जो डेथ हुई और भारत का ईरान से लफड़ा क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे प्रॉब्लम है? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, थियोक्रेटिक रेजिम्स तो और जगह भी है। देखिए, जो मेरा आकलन है सिचुएशन का, प्रॉब्लम का, ये मैं कहीं आपके मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, कई चैनल्स पर, कई प्लेटफॉर्म से बता चुका हूं। जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, बाय द वे मैं बता दूं, 2019 से हम ईरान से कोई तेल नहीं खरीद रहे। लास्ट ईयर का व्यापार $1.4 बिलियन है, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। और आप ईरान के साथ आज व्यापार करेंगे तो आप पे 20% टैरिफ लगेगा एज पर ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उसका इंपैक्ट इंडिया पे $8 बिलियन का है। तो 1.5 बिलियन के व्यापार के लिए 8 बिलियन का टैरिफ देना मैथमेटिकली डजंट मेक सेंस। अब लफड़ा कहां है? देखिए इश्करन जी, जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उससे पहले ईरान यूज्ड टू बी स्ट्रेटेजिक बैरियर। ये मिडिल ईस्टर्न टेरर को पाकिस्तान नहीं आने देता। पर पहलगाम से ठीक पहले वो जो बंदा ईरान का, हमास का हेड पाकिस्तान आया, मिडिल ईस्ट से हमास हिजबुल्लाह के लोग ईरान के बीच से पाकिस्तान आए। इनका पीओके में खूब बाजा गाजा हुआ, खूब रिसेप्शन हुआ। बाय द वे जो आया था वो मारा गया, अभी उसको इजराइल ने ठोक दिया, इज डेड। तो अब तब ये माना गया मिडिल ईस्टर्न टेरर पाकिस्तानी टेरर से मिल रहा है। और मैंने ये टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बोला, बहुत खतरनाक अलार्म्स आई हैं, ये कुछ बड़ा करने वाले। उसके बाद पहलगाम। अब मैं जनरल द्विवेदी को कोट करूंगा, उन्होंने कहा जी 5 से 6 कंट्रियां आई थी ऑपरेशन सिंदूर में। तुर्की आया था, चाइना आया था, पाकिस्तान आया था, अजरबैजान आया था। 2 कौन से मुल्क है जो आए थे जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते। मेरा जो असेसमेंट है, मैंने बिल्कुल खुलने कहा, जो इनका सिग्नेचर था ये हमास हिजबुल्लाह का सिग्नेचर है। ये जो मारने का सिग्नेचर है हमास हिजबुल्लाह का था, ये जहादियों का सिग्नेचर नहीं था। मैंने कहा था एसएसजी के कमांडो इसमें इन्वॉल्व, एसएसजी के कमांडो थे। हमास हिजबुल्लाह या ईरान के भी हथियार यूज किए गए। अब हमने क्यों नहीं बोला? भाई यू डोंट वांट टू स्टार्ट प्रॉब्लम विद शिया सुन्नी बोथ, तो ऑलरेडी यू हैव प्रॉब्लम्स विद सुन्नीज, यू डोंट वांट टू इंक्लूड शिया एलिमेंट एज वेल। तो हम बात को घूम कर गए। तो जनरल द्विवेदी साहब ने बोला 2 कंट्रियां और थी जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। एक मेरा मानना है कि ईरान था, एक कतर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, फैसिलिटेशन, पैसा वैसा इत्यादि। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने एक चीज नोट की होगी, कभी मोदी जी ने मैसूद पजेस्किन के साथ फोटो खिंचवाई? कभी मोदी जी ने हाथ मिला? कितने ज्वाइंट फोरम हुए? हर एक के साथ वो हाथ मिला, नहीं मिला? ईरान के साथ कोई बात नहीं हुई। छाबार पोर्ट में मेरा असेसमेंट था इंडिया पैसे नहीं लगाएगा, नहीं लगाया, क्योंकि छाबार पोर्ट हमारे नाम पे चलता था, वहां बहुत ही उल्टे सीधे काम करते थे। 7 शिप ईरान के छाबार पोर्ट में डुबाए अमेरिका ने। तो अब ये एक पुराना लफड़ा कुछ ना कुछ था, क्योंकि खमेनी पीछे ट्वीट भी कर चुके थे, भाई वहां गाजा में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ कश्मीर में हिंदुस्तान मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है, हमें इजराइल से कंपेयर किया था। एक खमेनी का ट्वीट आया था जिसका जायसवाल साहब ने बहुत तगड़ा जवाब दिया था और बोला भाई आपका दिमाग खराब है, ये उल्टी सीधी बातें ना करें। तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। और जो इनकी थियोलॉजिकल की बात करें, यहूद नंबर 1 टारगेट है मेरे भाई, यहाँ हनूद नंबर 2 या नंबर 3 टारगेट है, हमें हनूद कहते हैं। सो वी आर नंबर 2 और नंबर 3 टारगेट। ऐसा नहीं है वी आर आउट ऑफ देयर टारगेट, नहीं नहीं नहीं, यहूद नंबर 1 है, प्रायोरिटी उसकी है। नंबर 2 या नंबर 3 हम भी हैं। तो ये कहते थे इंशाल्लाह अब हम जरा यहां से फ्री हो जाए, इजराइल को खत्म कर दे, फिर यहां आएंगे, कश्मीर आएंगे लड़ने। तो ये एक थियोलॉजिकल मैटर था
हमने अपना अलाइनमेंट अमेरिका इजराइल के साथ कर लिया, उन्होंने ऑपरेशन किया, इसलिए हमने उनकी मौत को कंडेम नहीं किया। और उनका नाम ठीक है, बाद में हमारे मिस्री साहब गए थे, उनकी एम्बेसी में कुछ 2-4 दिन में एक दो लाइनें लिख ली। ये एक अलाइनमेंट की बात है, ये राष्ट्रीय हित की बात है, ये एक लॉन्ग टर्म नेशनल आइडेंटिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का, हमें भारत का फ्यूचर कहाँ दिखता उसकी बात है। जो मोदी जी इसराइल गए, इश्करन जी, मेरा को लगता है ये मोदी जी का पहला ब्रेव स्टेप था। अब तक मोदी जी ने जो स्टेप लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लिए, vis-a-vis पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक साइड लेना, और मोदी वहां तब गए जब कोई वहां नेता नहीं जा रहा था, और बिल्कुल क्लियर, आई एम विद इजराइल हियर एंड हियर आफ्टर। और उसके बाद हमने खमेनी के मौत को कंडेम नहीं किया, बिकॉज खमेनी कोई भारत का दोस्त नहीं था। और ये जो इस्लामिक आतंकवाद है जो पाकिस्तान फैला रहा है, ये भी खमेनी से प्रेरित है, क्योंकि खमेनी ने आतंकवाद फैलाया, हमास, हिजबुल्लाह, पीएमएफ, इस्लामिक जिहाद, पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद, हूती। तो लोग कहते रहे इस्लामिक दुनिया में, यार अमेरिका इसका कुछ नहीं कर पाया, कौन क्या कर ले। पाकिस्तान प्रेरित हुआ, पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, ये जितने भी आपके आतंकवादी संगठन है उसी पैटर्न पे फैला, उनको भी रेजिस्टेंस कहा गया, उनको भी फ्रीडम फाइटर्स कहा गया। क्योंकि देखिए, अगर आप जिहाद की दुनिया देखेंगे, इसमें पोस्टर बॉयज ऑफ जिहाद है, खमेनी, मोहम्मद दैयफ, आपका हसन नसरल्ला, ये इस्माइल हनिया, एक करके ये सारे जो है ये एलिमिनेट हो रहे हैं। इवन अली लरजानी जो कल मारा गया, दे आर ऑल पोस्टर बॉयज ऑफ जिहाद। इनको लेके बाहर बाकी जिहादी प्रेरित होते, इनको देख के लगता है अमेरिका इनका कुछ नहीं कर पाया, हमारा क्या कर ले। तो ये वहां पे ये प्रकरण चल रहा था, इसलिए भारत ने इसका कंडेम नहीं किया। अब आते हैं आपके जो मेन मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में क्या। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अगर आप याद करेंगे, 60 दिन ट्रम्प ने कहा कि अवर नेवी विल एस्कॉर्ट एंड टेक श्योर, ठीक है। फिर वो पोस्ट डिलीट हो गया। अब ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस का प्रेडिक्शन भी आपको दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस एक ऐसा पॉइंटेड दर्रा जिससे तेल निकलता है। अगर आप अमेरिका की आज पोजीशन देखेंगे, ट्रम्प ने पहले कहा, फिर इसके जनरलों ने इसको एडवाइस किया, जो भी हुआ इन्होंने बैक ट्रैक किया। क्यों किया? ट्रम्प कहता है यार वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 6% एनर्जी जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से, 65% जाती है एशिया, ठीक है। पहला पॉइंट, अमेरिका की एनर्जी का 1% भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से नहीं आता। वी आर एनर्जी एक्सपोर्टर्स, और इंडिया का 5th बिगेस्ट एनर्जी सप्लायर अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो आने वाले टाइम में इससे आगे जाएगा, ठीक है। अब ईरान की स्ट्रेटजी देखिए, ईरान सब पे हमला क्यों कर रहा, कि सबकी ऐसी तैसी हो, ट्रम्प पे प्रेशर पड़े, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़े, बोले भाई ये युद्ध रोक दो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को जो ट्रम्प ने बंद किया, इससे क्या हो रहा है, ये ईरान ने बंद किया, इससे क्या हो रहा है, जो जिनको यहां तेल जा रहा था उन पे भी तो प्रेशर पड़ रहा है, उनकी इकोनॉमियों पे भी तो प्रेशर पड़ रहा है। और प्रेशर क्या कारण क्या है? ईरान। जब वो ईरान ट्रम्प को विलन बना रहा था, ट्रम्प इज टर्निंग द सेम कॉइन। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस तुमने बंद किया, एशिया में एनर्जी नहीं जा रही, जिसके जिम्मेदार तुम हो। अब देखिए, हमारे यहाँ 2 शिप निकले हैं जिसमें नेवी ने एस्कॉर्ट किया, 22 शिप अभी भी फंसे पड़े हैं। हमारा जो क्रूड है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट फॉर दैट, उसके बहुत से हमारे पास वाया मीडिया। पहला जब मोदी जी आए इश्करन जी, तो हमारे पास करीब 11 सप्लायर थे, सऊदी नंबर 1 था। आज की डेट में हमारे पास 41 सप्लायर्स हैं। आपका नंबर 1 सप्लायर रशिया, नंबर 2 इराक है, नंबर 3 यूएई है, नंबर 4 सऊदी, नंबर 5 अमेरिका है। और फिर बाकी 1-1.5% वाले, ये 41 तक जाते हैं सारे सप्लायर्स। तो किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। पर जो एलपीजी और जो सीएनजी है या पीएनजी है, लगभग 80% हम देश में ही निकालते हैं। जो पाइप्ड गैस आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो इंपोर्ट करना हो तो वो कर लेते, थोड़ी बहुत डिपेंडेंस है। पर जो एलपीजी है, एलपीजी का 60% आपका इंपोर्ट होता है। सप्लायर कौन है आपका? नंबर 1 आपका है कतर, नंबर 2 है यूएई, नंबर 3 है कुवैत, नंबर 4 है सऊदी। कभी सऊदी नंबर 3 पे आता, कभी कुवैत। ये 4 सप्लायर। सारा कहां से आता? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से। चाइना की 65% एनर्जी कहां थी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से। जापान की 95%, कोरिया की 35-40%। चाइना का तो वो जाने दे रहा है ईरान, चाइना का तो ईरान नहीं रोक रहा है, और ना ही यूएस उन रिसोर्स को उड़ा रहा है। सो मैं इस पे नहीं, पर इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब ईरान ने 2 स्ट्रेटजीज अपनाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रोकने की और दूसरी जो ये वेस्ट एशिया के अंदर करने की, आतंक मचाने की, तो वेस्ट एशिया वाले भी बीच में 2-2 तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि ईरान हम पे हमला करेगा, नहीं करेगा, वो समझौता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट इफेक्टिवली टुडे कोई कुछ भी बोले, यूएई की हालत बहुत पतली हो चुकी है, बिकॉज इट्स अ लग्जरी डेस्टिनेशन। वो मुंबई तो है नहीं कि 26/11 हुआ पर हम महाराष्ट्रियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहीं रहते हैं, रहेंगे। वो तो एक लग्जरी डेस्टिनेशन है। इफ इट बिकम्स अनकंफर्टेबल, आई विल फ्लाई आउट टू सिंगापुर। सिंगापुर में चाइना का हुआ, आई विल फ्लाई आउट टू सम अदर प्लेस, आई विल गो बैक टू लंदन। है ना? वो देश नहीं है, वो 10, 20, 30 साल के लिए
एक डेस्टिनेशंस है, वो देश करेक्ट। नहीं है। तो जब ईरान की ये स्ट्रैटेजी है तो उसमें भी तो यूरोप यूएस के साथ नहीं आता। वेस्ट एशिया अब कहीं न कहीं तो रीबैलेंस करेगा यूएस के अगेंस्ट कि भैया यूएस हमें कहीं पे भी डाल देगा, छोड़ देगा। तो इसमें ट्रम्प या यूएस का भला कैसे हो रहा है? 2 जी, स्ट्रॉन्ग अलाइ मिडल ईस्ट भी और यूरोप भी उसके हाथ से छूट रहा है। जी। देखिए, मैं आ रहा हूँ उस पे। तो ये मैं आपको सारा बैकग्राउंड में डाटा दे रहा था, तो ऐसा जाता ट्रम्प अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का पहले निपटा देते पूरा। देखिए इश्करन जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक डील हुई थी अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी का, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि हमने ईरान को बोला, तुम कोई टैंकर, तुम्हारे टैंकर हम जाने देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। अगर तुमने किसी का टैंकर स्टॉप किया या जला दिया या फूक दिया, जो खर्ग आइलैंड में 90% जो देखिए, खर्ग आइलैंड वो जगह जहां से ईरान का 95% तेल पंप होता है। खर्ग आइलैंड में जो इनके पास मैरिटाइम ड्रोन्स इत्यादि थे, वो सारे खर्ग आइलैंड में थे। 90 मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, वो खर्ग आइलैंड पे थी। कह रहा भाई हमने वो ध्वस्त कर दिया है, और अगर आपने कुछ किया, विल डिस्ट्रॉय खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड का मतलब पंपिंग गई, स्टोरेज गई, और पीछे रिफाइनरीज तक इम्पैक्ट आएगा। ये अमेरिका का प्लान है। तब से ईरान ने किसी टैंकर को अटैक नहीं किया। बोला आपके टैंकर जाने देंगे, आप दुनिया के टैंकर जाने दोगे, आप अटैक नहीं करोगे। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपका टैंकर जाएगा भी, समस्या ये है, आप ईरान से किसी से भी बात करो, आपको क्या गारंटी कल इस समय तक वो जिंदा होगा? चाहे वो अगराची हो या मैसूद पजेश्कियान, कोई भी जा सकता है। वहां लोकल कमांडर्स के हाथ में सारा, यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। अगर बात की बात होती तो हम अपने नेवल एस्कॉर्ट साथ क्यों भेजते? भाई बात पे बात होती तो नेवल एस्कॉर्ट साथ क्यों भेजते? क्योंकि नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज वेरी रिस्की। होतियों ने ड्रोन चला दिया, क्या कर लोगे आपने? भाई ईरान से बात कर ली, होतियों ने चला दिया। कोई और जिहादी संगठन हो गया, उसने चला दिया जी उसको। देखिए टैंकर में ड्रोन लग गया तो गया ना टैंकर, ये तो कोई बात ही नहीं। अब ट्रंप ने हर एक को बोला भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना, आ जाओ। ये जर्मनी कह रहा साहब हमारे तो छोटे मोटे फ्रिगेट है, इतनी बड़ी यूएस की नेवी, हम क्या करेंगे जी? फ्रांस कह रहा आऊंगा जाऊंगा, फिर कह रहा मैं तब आऊंगा जब ये लड़ाई खत्म होगी, वो भी निकल गया। ठीक है जी। धीरे धीरे करके नेटो के सारे अलाइज ने हाथ जोड़ लिया, भाई साहब हमारी लड़ाई नहीं, हम नहीं आएंगे। देखो भारत में दमखम है, भारत ने अपनी नेवी से एस्कॉर्ट करा लिया, हम निकल गए। और अब भी जयशंकर साहब ने कहा जो टैंकर फंसे कोई जरूरी नहीं वो निकले, निकलेंगे भी, कोई पता नहीं, वी डोंट नो, इट इज नथिंग। क्योंकि जयशंकर साहब की गलती नहीं है, अभी ईरान में कुछ नहीं पता कौन है कौन नहीं है, किसके हाथ में ड्रोन है, कौन कौन सा बटन दबा दे। 20 दिन का ईरान और आज के ईरान में आसमान जमीन का फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए जी, हमने, इवन जापान जिसका 95% आता, साउथ कोरिया, हम नहीं आ रहे। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रंप का कार्यक्रम क्या है। देखिए अभी जो खबरें आ रही है, ट्रंप ने 5,000 स्पेशल मेरीन कमांडोज बड़े जहाज में मंगा लिए विद लाव लश्कर। ट्रंप पिछले 48 घंटे से या 72 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो चोंच है ना, ऐसी जो सबसे कम, उसमें बॉम्बिंग कर रहा है। बंदर अब्बास पे अमेरिकन बॉम्बिंग कर रहे हैं। इजरायली एक एक करके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स ऑफ द रिजीम, लरजानी हो, बैसिज मलेशिया, गैर सुलेमानी, सबको एलिमिनेट कर रहे हैं। देखिए 6,000 सॉर्टियां तो केवल अमेरिका कर चुका, कितने बॉम्ब गिरा चुका है ये इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता 95% घट गई है, ड्रोन दागने की क्षमता 95% घट गई है, 100 से ज्यादा शिप समुद्र के नीचे हैं और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। अब वो 5-5 करके मिसाइलें चला रहे हैं। अनुमान ये है करण भाई, उनके पास 200 मिसाइलें हैं जो 10 से 20 दिन चलेंगी, ये इसके बाद मामला खत्म। ट्रंप का अब जो प्लान है, इसने बोला भाई आप सब आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल, आप नहीं है, आपको ऑयल जाता, कहना कोई बात नहीं। अब ये जो आपके मिडिल ईस्टर्न एलाइज है, मोहम्मद बिन सलमान का भी आया था कि उन्होंने ट्रंप को, आप ईरान को ठोको साहब, हम नहीं ठोक सकते, क्यों उस पर आऊंगा। ट्रंप का आइडिया है, ही वांट्स टू कंट्रोल नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बाय फोर्स ऑन हिज ओन। ये हफ्तों या महीनों की लड़ाई चलेगी, इतनी आसान लड़ाई नहीं है। क्योंकि ये खर्ग आइलैंड कंट्रोल करेगा इश्करन जी, खर्ग आइलैंड कंट्रोल करते ही ईरान का तेल मेरे पास आ गया, बंदर अब्बास मैंने कंट्रोल कर लिया, आसपास की रिफाइनरी करी, तेल आ गया। तेल आ गया तो कल को कोई भी लीडर खमैनी नहीं बन पाएगा, क्योंकि खमैनी बनने के लिए तेल का पैसा चाहिए, तेल कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी। यहाँ पे शाह का बेटा कल जोहान्सबर्ग में ट्रांजिट कर रहा था, वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, ऐसा माना जाता वो ईरान आएगा, एक ट्रांजिट गवर्नमेंट ये बनाएंगे, पर उसको बनाने के लिए 2 बड़े अवरोध, 10 आदमियों की लिस्ट जिसमें लरजानी था जो पुरानी रजीम के लॉयल है, उनको निपटाना, और जो यूरेनियम आपका इस्फहान में है और नेटन्स में, उसको रिट्रीव करना। मुझे लगता है ये काम इजरायली करेंगे, अमेरिकनों के बस का नहीं है, इजरायलीज आर वेरी गुड एट। तो यहाँ पे जो ट्रंप कार्रवाई करेगा, ही विल टेक ऑन दिस बंदर अब्बास, द पोर्ट, और जो क्षेत्र, जैसे ये हमारा क्षेत्र है, ये पूरा पोर्ट है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये पूरे क्षेत्र पे वो कंट्रोल करेगा। जी बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के आपको लग रहा है कि वो ये कर पाएगा? क्योंकि जितने देखिए मर्जी बम डालते रहो आप, ईरान को रबल कर देंगे, बट
रिजीम चेंज करने के लिए, जो एम्बेडेड लोग हटाने के लिए आपको सैनिक तो भेजने ही पड़ेंगे। देखिए उसमें 2-3 है आपके। देखिए यहाँ ईरान का नक्शा बदलेगा कैसे? कुर्द्स आर इंटरेस्टेड टू कम बट एट द राइट टाइम। तो एक कुर्दिस्तान यहाँ से बनेगा, ठीक है जी। यहाँ से खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल करते ही आप यू कैन पुट एनफ बूट्स ऑन द ग्राउंड टू कंट्रोल खर्ग आइलैंड। 25 किलोमीटर दूर है मेनलैंड ईरान से। अब उनके पास नेवी एयरफोर्स रहा नहीं जो आपको कुछ बिगाड़ सकते हैं। आप खर्ग आइलैंड कंट्रोल कर लोगे, आप पोर्ट को कंट्रोल कर लोगे एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल। जब आप गाजा में कब गए? आप गाजा में तब गए जब आपने गाजा को बिल्कुल रबल में तनफीर कर दिया। IRGC के अंदर देयर आर पीपल इन द रिजीम हु आर नॉट प्रो खोमेनी नो, क्योंकि खोमेनी को अगर आप मुश्तबा को स्टडी करेंगे, मुश्तबा को कागजों में जिंदा रखने वाला लरजानी था। मुश्तबा इज इन कोमा। मुश्तबा के नाम पे सत्ता लरजानी चला रहा था। लरजानी चाहता था मेरा भाई सुप्रीम लीडर बने, नहीं बन पाया। कहा ठीक है ये आदमी जो कोमा में, इसको बना दो, ना हेयर ना देयर, मेक हिम हेयर, सो आई विल सी हाउ इट गोस। अब इनका पॉलिसी क्या होगी? वंस दे टेक दिस पार्ट ऑफ द ईरान, फिर कुर्द्स आएंगे, फिर या पशमर्गा वाले आएंगे, फिर बलोच आएंगे। इनके माध्यम से कुछ ये करेंगे और एक नया डिस्पेंसेशन लाएंगे जब शाह का बेटा चलाएगा, और जहां इन्हीं से रिजीम के लोग पलटेंगे। इसी आप जैसे आइलैंड भी बोल रहे हैं, उस आइलैंड के लिए भी तो बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल चाहिए होगा। तो वो बूट्स एंड ग्राउंड्स तो इतना कंटेंशियस इशू हो गया है, क्योंकि ये आप जो बोल रहे हैं ये यूएस का बेस्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस, परफेक्ट केस सिनेरियो है कि हमने ये आइलैंड भी ले लिया, कुर्दिस्तान भी हो गया, इधर से वेस्ट एशिया में जो भी आतंक हुआ है उनकी मिसाइल भी खत्म होगी है नहीं होगी, इट इज थिंग ऑफ असेसमेंट। क्योंकि ईरान ने मिसाइलें बहुत बनाई हैं, 200 हैं या 2 लाख हैं, ये थिंग ऑफ असेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि आज जो हालत है उसमें क्योंकि आज जो हालत है उसमें यूएस के अंदर की पॉलिटिक्स में, यूएस के अंदर स्टमक नहीं है बॉडी बैग्स का, यूएस के अंदर स्टमक नहीं है कि उनके सैनिकों की डेथ हो। और जो कैंप, जो उनका काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर था, उसने रिजाइन करा, तो वो भी तो वहां की एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल कंपल्शन, जहां पे 18-20 दिन बाद विपक्ष काफी बोल्ड हो चुका है। और अभी उपचुनाव आने, सॉरी मिड टर्म्स आने वाले हैं उनके। तो डू यू थिंक यूएस हैज द कैपेसिटी टू इवन टेक एन आइलैंड विद पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड? उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलाउ करती है? देखिए जहां तक मेरा असेसमेंट इश्करन जी, जो मरीन्स उसने 5000 स्पेशल मरीन कमांडोज मंगाए हैं और उनका शिप वो लाव लश्कर मंगाया, दैट इज बेसिकली टू टेक ऑन खर्ग आइलैंड, और उनका यहाँ कोई काम है नहीं। अदरवाइज इनके पास काफी ट्रूप्स थे। दूसरी बात, विद इसराइल हेल्पिंग दम, इसराइल ने भी 4.5 लाख रिजर्व्स बुलाए हैं, और इसराइल अभी लेबनान का पूरा ग्राउंड असॉल्ट करता है। इसराइलियों के लिए बॉडी बैग्स का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दे कैन टेक दम, उनके फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, पॉलिटिकली क्या तापमान है। देखिए जो अभी मागा क्राउड है, कल सीएनएन ने एक सर्वे चलाया था, मागा क्राउड में इसका अप्रूवल रेट 89% है अभी, जो इसको वोट देता है। ओवरऑल डेमोक्रेट्स एंड ऑल माइट से व्हाटएवर, बट इसका अप्रूवल रेट विद इन इस वोट में 89% है। और आप इतिहास उठा के देखिएगा इश्करन जी, जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट युद्ध में हो, अमेरिका किसी के साथ युद्ध में हो, वो इलेक्शन नहीं हारता। ये अमेरिका का नेचर है। वो लोग कुछ भी बोलते हैं, पर युद्ध के टाइम में वो हारता नहीं है। ये युद्ध में, इसके मिड टर्म्स में जा रहा है। और ये इसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ये मतलब मान लीजिए खेल है। दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी होगा और आपके भी होगा, भाई ये जो हमारे सुन्नी बरादर है मिडिल ईस्ट के, ये क्यों नहीं लड़ रहे? इनकी तो ऐसी तैसी हो रही है, तो खत्म हो रहे हैं। 4 कारण है इसके, 1 2 3 4। पहला कारण देखिए, मिडिल ईस्ट में संपन्नता क्यों आई? पिछले 50-60 साल में आई। उसका कारण था भुट्टो ने इनका बना दिया ओपेक। ओपेक में कितना तेल पंप करना है, किस कीमत पे बेचना है, जितना पंप करोगे उतना ही बेचोगे ना, यू आर एबल टू मेंटेन अ प्राइस। और ओपेक का बॉन्डिंग फोर्स है ओआईसी। ओआईसी और ओपेक का कॉम्बिनेशन तेल का वर्चस्व दुनिया में बना के रखता है, जिसके कारण बहुत से इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं को भी दुनिया अनदेखा करता, बर्दाश्त करता, और इन्होंने बहुत से रीजन्स को भी इन्फ्लुएंस कर रखा। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये। अगर ये आपस में लड़े, कल को ओपेक और ओआईसी गया, तो तेल का हिसाब किताब हिल जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सारे देश जो मिडिल ईस्ट के हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कुछ भी मसला हो जाए, रियाद में आज मीटिंग कर ली, आज इस्तांबुल में हो गई, आज तुर्की, आज हमने कतार में कर ली, फिर आपने देखा होगा इश्करन जी 57 मुल्कों की फोटो आती, 57 लोग खड़े हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अफ्रीकन है, कोई एशियन लुकिंग है। ये क्या दिखाते हैं? वो फोटो क्या होती है? इस्लाम की ताकत, 57 मुमालिकों की ताकत।
अगर ये लड़ेंगे, जो इस्लाम की ताकत, इस्लामिक नेटो, उम्मत के सिपाही, वो सब आइडिया इज फ्लॉड, खत्म। तीसरा मसला, वो है शिया, ये सारे हैं सुन्नी। वो है शिया, ये सारे सुन्नी। ज्यादा छेड़ोगे शिया सुन्नी मसला हो गया। ईरान इराक वॉर जो हुआ, 13-13 साल के बच्चे भी भेजने पड़े लड़ने, इतने लोग मर गए। चौथी बात, सबसे बड़ी बात, जिसे मोहम्मद बिन सलमान को डर लगता है, शेख अल नहयान को डर लगता है, या शेख अल थयानी को डर लगता है, क्या लगता है? ऐसी बात क्या है? आप जाइए, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, इश्करन जी जाइए 1978 में। शाह एक नेता था, मोनार्क था, बैठा था। एक मुल्ला ब्रिगेड चलता है सऊदी से, खुमैनी इज बेसिकली फ्रॉम सऊदी, और जो सऊदी के जिन क्षेत्रों में तेल है वो शिया डोमिनेटेड, ये वहां से चलता है। ये अमेरिका के मदद से, सीआईए का रोल था इसमें डेफिनेटली शाह को डिसलॉज करने में। तो सीआईए के रोल से इन्होंने एक इस्लामिक रेवोल्यूशन लाया, शाह को उठा के फेंक दिया। ठीक है जी। अभी आप शेख अल नहयान को देखें, दुबई वाले हमारे मित्र को, शेख अल थयानी को देखें, मोहम्मद बिन सलमान को देखें, ये भी तो मोनार्क है। इन्होंने भी मुल्लाओं को टाइट कर रखा। इफ दे आर सीन फाइटिंग मुल्लास, अगर सेंटिमेंट हो गया, इनके यहाँ जो मुल्ला एलिमेंट है अगर वो एक्टिवेट हो गए, इनके साथ भी वही होगा जो शाह के साथ होगा। और मोहम्मद बिन सलमान इतनी पिटाई के बाद क्यों नहीं लड़ रहा है अब सऊदी के पास इतने? पर मैं आपको बताता हूँ, सऊदी का पावर स्ट्रक्चर ये है, ये सऊद है, ये वहाब है। इनके पास 49% पावर है, इनके पास 51% पावर है। यहां से आते हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो हम कहते हैं ना वहाबी इस्लाम एंड ऑल, दे आर हियर। वहाब्स कंट्रोल ऑल द रिलीजियस अफेयर्स, कुछ भी मक्का वट इत्यादि वहाब्स के हाथ। वहाब चाहते हम भी सत्ता में आए, पर सऊद उनको आने नहीं देते। कोई भी गलती मोहम्मद बिन सलमान करे, ये लोग यहां जाएंगे, 2% का गैप, और फिर अगेन दे विल कंट्रोल द थिंग। सो कोई भी इनमें से हिम्मत नहीं करता कि मुल्ला रजीम से भिड़ जाए। अगर यहाँ एक नॉर्मल सरकार, अगर यहाँ मोनार्क होता है, देखिए पीछे यूएई और सऊदी ने एक दूसरे पे हमला किया, दो मोनार्क थे ना, एक दूसरे पे हमला किया, यूएई एक दूसरे के शिप फूक दी। ईरान से क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक ऑन मुल्लाज। मुल्लाज लेंगे, हमारे मुल्ला एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे साथ ईरान वाला खेलना कर ले। और आप जाते हैं इनके रीजन में कोई इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन होता है। वहां कोई इलेक्शन तो होता नहीं, एलिमिनेशन से सिलेक्शन होता है। इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अमेरिका को आप करो। बट अगर ये 10-15 दिन तक ऐसी और बीटिंग लेते रहे, इनकी इकोनॉमियां बर्बाद होगी। और ट्रंप हल्का हाथ रख रहा है, मेरी बात सुनिए क्यों। जितना इनकी इकोनॉमी इश्करन जी बर्बाद हो रही, क्या हो रहा है? ऑयल का बैलेंस चेंज हो रहा है। भाई आपको तेल चाहिए, आप इससे नहीं लोगे, किसी और से लोगे। जैसे एलपीजी की बात कर रहा हूं, अभी एलपीजी का सप्लायर कौन है? ये जो चार है। हमारे देश की जनता एक बात नहीं समझ रही, मैंने कई माध्यमों से समझाने का प्रयास किया। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भूल जाओ, ईरान का रहमो करम भूल जाओ। ऐसे दिखा रहे हैं ईरान ने रहमो करम कर दिया, हमारे यहाँ गैस जलेगी नहीं। भाई ये जो 4 सप्लायर्स हैं, इनके यहाँ 70 से 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ये निकाल ही नहीं पाए, एलपीजी बना ही नहीं, पर आपको देंगे क्या? अल्टरनेट सप्लायर्स कौन से? नंबर 1 आपका अमेरिका, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 आपका अल्जीरिया, नंबर 4 आपका नॉर्वे, नंबर 5 आपकी अफ्रीका की कुछ कंट्रीज। बट वहां से हमने, अच्छा कनाडा बड़ा सप्लायर है, बाय द वे मैंने कनाडा से एग्रीमेंट कर लिया, पर वहां से राउटिंग टाइम 25 दिन का है, और आपके पास सप्लाई कितनी एलपीजी की? 20 दिन की। तो कुछ दिन यहाँ ट्रांजिशन में रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, द ऑयल इज मूविंग फ्रॉम द मुस्लिम ब्लॉक टू द क्रिश्चियन ब्लॉक। ट्रंप के पास 55% तेल है, बाकी पुतिन के पास है अल्बर्टा में दुनिया का 10% तेल है, यानी 80% तेल लगभग वेस्टर्न क्रिश्चियन ब्लॉक के पास आ गया है। और इश्करन जी, एक बार आप तेल को मूव करो, आप वापस नहीं आते, जिससे ले रहे हो उसी से ले रहे हो। गैस अभी इनके पास था, गैस इज मूविंग टू द वेस्टर्न ब्लॉक। और हमारे अंबानी जी जो है अपना एलएनजी डबल प्रोड्यूस, जो कावेरी बेसिन से निकल रहा है उसको डबल कर दिया, ताकि एलएनजी की दिक्कत ना हो, सीएनजी की दिक्कत ना हो। तो अल्टीमेटली गैस विल आल्सो मूव टू द वेस्टर्न ब्लॉक। तो इससे क्या होगा? मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी किस पे चलती? तेल पे। तेल नहीं तो खेल खत्म। आप देखिए, जो मोदी जी के आने पे सऊदी नंबर 1 सप्लायर था, इंडिया के मार्केट पे वर्चस्व था उसका, और आज सऊदी आपका नंबर 4 सप्लायर हो गया। 12-13 8-9% पे आ गया सऊदी। एकदम 70-80% वाला गेम था। और जो हम पे सैंक्शंस लगे थे इश्करन जी, क्यों लगे थे? सैंक्शंस लगवाने भी वाला भी मोहम्मद बिन सलमान थे। क्यों? आपने रशिया को ऑयल लिया, उसको प्रोसेस किया, दुनिया के मार्केटों में बेचना शुरू कर। मोहम्मद बिन सलमान को लगा जो इंडिया में उससे 70% तेल रहता था, वहां में 9% पे आ गया। और सेकेंडरी मार्केट में जहां वो इंडिया नेट इंपोर्टर था, वो खिलाड़ी बन गया, वर्ल्ड का नंबर 3 सप्लायर बन गया। यूरोप में तेल बेच रहा है, हर जगह तेल बेच रहा है। भैया इन पे सैंक्शन लगाओ। क्यों? ट्रंप को प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें $1 ट्रिलियन दूंगा, जो उसने दिया नहीं। ठीक है, ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए। अब सैंक्शन हट रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रंप ने लगभग हटा दिए, रशिया यूक्रेन का मसला खत्म होती सैंक्शन हटेंगे। अब तेल किसके पास जाएगा? अमेरिका, रशिया, वेनेजुएला, गुआना, कनाडा, मेन सप्लाई तो ही बनने वाले तेल इनके पास है।
और गैस भी अल्टीमेटली आपका वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ जा रहा है। तो अब इस सारे में पुतिन इज वेरी हैप्पी, पुतिन ने इंटरवीन नहीं किया। मैं प्रेडिक्ट कर चुका था पुतिन इंटरवीन नहीं करेगा, उसका मतलब नहीं, चाइनीज की औकात ही नहीं वो इंटरवीन करे। पुतिन इज वेरी हैप्पी, तेल की कीमतें बढ़ रही, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। वो थोड़ा थोड़ा ईरान को इतना इंटेल देता है कि उनकी जो उनका जो ईरान को साथ में इसमें एक बात ये भी चल रही है कि अगर ये जंग बढ़ती जाती है, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्तों से यूएस में बात हो रही है, कोई बहुत सपोर्ट नहीं है इस वॉर का, बिकॉज मागा क्राउड के अंदर भी ट्रम्प जब आया था ये बोल के आया था नो फॉरेन वॉर्स, उसका पूरा फोकस था नो फॉरेन वॉर्स पे। ये वॉर जब 18-19 दिन हो गया और अगर महीना और चलता है तो प्राइसेस तो यूएस में भी स्काई रॉकेट करेंगे। वहां पे वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, घर बिक नहीं रहे, मॉर्गेज रेट ऑल टाइम हाई हुए हैं, 2-3% से 6.5-7% पहुंच रहे हैं, और नए लोगों को जॉब्स में एआई का प्रेशर आया हुआ है, ऊपर से महंगाई का प्रेशर है, ऊपर से अगर जो वेस्ट एशिया में सारा यूएस का कैपिटल लगा हुआ है वो भी अनसर्टन हो गया है, क्योंकि फंडिंग कहाँ की थी, इंडिया की भी बहुत है, बट मैसिव ऑयल रिफाइनरीज में सऊदी अरेबिया में सारा यूएस का ही ढांचा है, वो ढांचा वो ढांचा भी हिल रहा है। तो इतना सरल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, अगर ये थोड़ी देर चलती है डोमेस्टिक प्रेशर में बहुत बारी सत्ताएं हिल जाती हैं और डिसीजन बदलने। देखिए ट्रंप ने कल इसे ये सवाल पूछा गया था, भाई ये आप क्या करें, व्हाट इज योर प्लान। तो ट्रंप ने कहा देखो भाई ऐसा 2-2.5 महीने तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है, और स्टॉक मार्केट गिरेगा, पर कैन अमेरिका लिव अंडर अ परपेचुअल न्यूक्लियर एंड अ बैलिस्टिक थ्रेट ऑफ अ मुल्ला रेजिम। और वो लिंडसे ग्राहम ने इसका जवाब दिया था, बोला देखो अगर इनके पास न्यूक्लियर बम नहीं था, कल को होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जजिया लगा देते, जिसको निकलना पैसे दो, ये तो निकल नहीं दे देंगे। विद दिस दे आर क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कल इनके पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या करते। देखिए इश्करन जी, वास्तविकता ये है, अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखिए, कोई भी क्या सीरियसली मानता है उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, ये तो जैसे इराक में घुसे, तो जब इनको यार डेमोक्रेसी डिस्कवर करनी होती है तेल के लिए, वो आप तेल वाली बात बिल्कुल सही है, पर न्यूक्लियर वाली तो एक फिग लिफ है। न्यूक्लियर वाली बात पे कोई भी व्यक्ति नहीं मान रहा कि ईरान उस लेवल पे पहुंच चुका था, जितनी बारी इसराइल ने वहां पे अटैक किया, जितनी बारी यूएस ने किया है, कि वो इफेक्टिवली न्यूक्लियर बॉम्ब के आसपास भी था। मैं देखिए 60% एनरिच यूरेनियम तो ईरान के पास है, वो तो ईरान खुद भी मानता है। 60% से 90% 4 हफ्ते का खेल है, पहली बात। दूसरी बात देखिए व्हाट विल दे डू। ईरान के पास एक जो अमेरिका के पास सबसे बड़ा कह रहा जी 2-2.5 महीने वी कांट लिव अंडर दिस थ्रेट, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तीसरी बात आप देखिए अमेरिका 10 साल और 20 साल की भी युद्ध कर चुका है, 10-10 साल मिडिल ईस्ट में रहे, 20 साल रहे, सत्ता आती रही जाती रही। अभी 17-18 दिन में इस युद्ध का इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, बट इफ यू आर एबल टू गेट ईरान का तेल इन द रिटर्न, अगर ये उसमें कामयाब हो गए, भाई युद्ध का खर्चा अभी जो दिन में $1 बिलियन से कम है, $18 बिलियन आपने लगा दिया, आपका 1.5 ट्रिलियन इस साल का मिलिट्री बजट है, इट विल नॉट मैटर टू यू, बट इफ यू आर एबल टू गेट होल्ड ऑफ द ऑयल। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप मुझसे मूल बात पूछे ना, क्या मूल बात क्या है, ये तो पेरिफेरल रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऊपर की कहानियां है, दे आर वैलिड टू सम गुड एक्सटेंट, बट मूल कारण क्या, ये सभ्यता की लड़ाई से सिविलाइजेशन वॉर का वर्ड ट्रंप ने यूज किया, सिविलाइजेशन वॉर का वर्ड नेतन्याहू ने यूज किया, बाइबल के वर्सेस का व्हाट कॉल रेफरेंस आपके पीट हेक्सेट ने दिया, और सिविलाइजेशन वॉर का लगभग रूपांतर मार्को रूबियो ने दिया। बाकी नेतन्याहू तो बोल चुके हैं, और काफी लोग कह रहे हैं अमेरिका इज प्रोटेक्टिंग आवर सिविलाइजेशन। ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है, ये सभ्यता की लड़ाई है, जहां इस्लाम वाज ट्राइंग टू डोमिनेट अदर्स, वाज ट्राइंग टू एनिहिलेट अदर्स, एंड क्रिश्चियंस आर फाइटिंग बैक। अगर आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पढ़े, उसमें वो क्लियर भाषण है कि ये एक ना एक दिन होगा। अब हम बहाना ये पकड़ लिए, यहाँ ना ये पकड़ लिए, और इसमें तेल का खेल है, तेल का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिया सुन्नी का भी बैर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शिया सुन्नी का बैर कम हो गया था इश्करन जी, ये फिर बढ़ गया, कई 100 साल का बैर फिर हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है। और अगर मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, देखिए सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट का हो रहा है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी मिडिल ईस्ट की बर्बाद हो रही है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को मार रही है, ये भी एक हकीकत है। सबसे ज्यादा अभी जो इजराइल पे मिसाइलें चली है 200 और 532 ड्रोन, 300 बार पड़ोसी सुन्नी मुल्क अटैक हुए, 300 बार। वह 5-5 ड्रोन भी चलाया, 5-5 मिसाइल ही चलाई, तो समझिए 300x5। तो इजराइल और अमेरिका तो इनका टारगेट ही नहीं, इनका टारगेट है आसपास की इकोनॉमियों को बर्बाद करना, कि अगर हम नहीं रहे तुम भी नहीं रहोगे। आसपास की इकोनॉमियां बर्बाद, सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड का जो एनर्जी के मार्केट पे वर्चस्व था वो खत्म,
एनर्जी मार्केट कहाँ जाएगा? वेस्ट के पास, क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास। तो जब क्रिश्चियंस के पास एनर्जी आएगी तो आपको टॉलरेट किस लिए कर रहे थे? आपको तेल के चक्कर में तो टॉलरेट कर रहे थे। आपके काफी ड्रामा नाटक इसलिए चल रहे थे बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग एनर्जी। व्हेन द एनर्जी विल मूव, द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड विल मूव। और मैं कई बार प्रेडिक्ट कर चुका था, जिस दिन ट्रम्प के हाथ वेनेजुएला आएगा, आप देखोगे इसकी पॉलिसी अगेंस्ट सऊदी विल चेंज, एंड इट एग्जैक्टली चेंज्ड। क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। हमारा भी अल्टीमेटली चल जाएगा, किसी और का भी चल जाएगा, बट सबसे बड़ा जो इसमें लूजर है वो है मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट की कंट्रियां क्यों नहीं अटैक करी? मैंने आपको 4 रीजन बताए। इनके होते हुए दे कैन नॉट अटैक। चौथा रीजन सबसे घातक है, दे कैन नॉट टेक ऑन मुल्लास। यूएई और सऊदी आपस में लड़ सकते हैं, मोनार्क कैन फाइट विद मोनार्क, बट मोनार्क कैन नॉट फाइट विद मुल्ला। जो आप बात कर रहे हैं उसी में आप देखिए ना, पाकिस्तान ने और ये उम्मा के एक ने दूसरे पे अटैक किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के क्लेरिक्स जिहाद कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। सो बेसिकली उसके अंदर भी तो वो एक हमारे रीजन में ही स्प्लिट आ गया है। हाँ, और इवन ये जिसे मौलाना डिजल कहते हैं, फजलुर रहमान, इसने 5 लाख मौलवियों से अपना वो करवा दिया ना साइन, भाई ये जो सरकार है ये नॉन इस्लामिक है, इसको हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि इसको गिराए। पाकिस्तान के अंदर भी फतवे हैं, पाकिस्तान के बाहर भी फतवे हैं, और अल्टीमेटली आप देखिए तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल है। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को मारे, ईरान इराक को मारे, या यूएई को मारे, अल्टीमेटली देयर इज अ बिग टर्मोइल इन द इस्लामिक वर्ल्ड। The power and the money is shifting to the Christian world. It is coming back to the West. और जो इंडिया है, इंडिया बहुत समझदारी से अपनी अलाइनमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत समझदारी से अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देके अपनी अलाइनमेंट कर रहा है। क्योंकि भाई मेरी एक बात बताओ, अगर मैं 500 बिलियन का व्यापार देखूं या 1.4 बिलियन का व्यापार देखूं, और छबार पोर्ट को लेके हमारे काफी बुद्धिजीवियों का मानना बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको हमेशा कहता था, इस्लाम में 2 तरह की ट्रीटीज होती है सर, वन इज अ पीस टाइम ट्रीटी, वन इज अ वॉर टाइम ट्रीटी। अगर मैंने आपके साथ पीस टाइम ट्रीटी कर ली और आप मुझे छबार का एक्सेस दे रहे हो, कल को मैं इसको वॉर टाइम ट्रीटी में अगर डिफाइन कर दूं, बोलूंगा यार वॉर टाइम ट्रीटी में एज पर इस्लाम ये सारे पेपर गए डस्टबिन में, दे आर नॉट वैलिड। ये इस्लामिक लॉ इसको वैलिड ही नहीं बताता। अब ये किससे भी पूछिएगा, वॉर टाइम में आई कैन जस्ट थ्रो दैट इन द डस्टबिन। मैं तो वॉर टाइम में कौन सी ट्रीटी है? वॉर में कोई ट्रीटी नहीं चलती। तो इसीलिए छबार का मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये आपके चैनल पे नहीं, सालों से कह रहा हूं, जितना निकल सकता निकाल लो। जब तक दूध गाय दे रही है ठीक है, मतलब दिस व्हाट यू कैन डू। भाई आपका जितना एडवांटेज ले रहे हो ले सकते हो, उसके बिना बियॉन्ड अ पॉइंट यू कांट डू। इसलिए हमारे बजट में आपने देखा होगा, वी डिड नॉट पुट एनी मनी ऑन छबार पोर्ट। क्यों नहीं पुट किया? बिकॉज वी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमें पता है इसका आउटकम क्या होने वाला, हमें पता है ये बहुत विध्वंसकारी है। हाँ, अगर एक नई सरकार आती, नई सत्ता आती, हमारा पर्शिया से बहुत पुराना संबंध है, ईरान के लोगों से हमारा कोई मतभेद नहीं, और ईरान हमारे बड़े अच्छे संबंध होने वाले फिर से, और ईरान कैन बिकम अ वेरी पावरफुल दिस। बट ये जो इस्लामिक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो इस्लामिक थियोक्रेसी पे चलती है, इसको मारो, यहाँ जहाद वहां जहाद, ये मारो वो मारो, भाई ये आइडिया सस्टेनेबल नहीं, ये आइडिया सस्टेनेबल नहीं है। और भारत ने अपना अलाइनमेंट बिल्कुल क्लियर ले लिया है, भारत अपनी व्यवस्था बिल्कुल ठीक चला रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज दैट इज कि भारत का इंटरेस्ट कहाँ है, अब वहां अलाइन कीजिए। देखिए जियो पॉलिटिक्स मॉरल साइंस की क्लास नहीं है कि मॉरल साइंस में अच्छा क्या है बुरा क्या है क्या है, आपको अपना फायदा देखना पड़ेगा। मेरे भाई मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपकी जगह पाकिस्तान होता और आप पाकिस्तान की जगह आप होते, या आपको और आपका नाम तो इस्माइल खान होता, मेरा नाम समीर खान होता, या हम होते ही नहीं। ये एक वास्तविकता है, ये तो हम सनातनी है कि भाई पाकिस्तान छोटा कमजोर है। अगर इफ यू टर्न द टेबल्स विल नॉट बी देयर। और ये मार्को रूबियो का 3 दिन पहले स्टेटमेंट देखिए, इज क्लियरली टॉकिंग ऑफ दारुल इस्लाम। Islam is not happy being in the Middle East. Islam is not happy being in one area. They want to take Islam to everywhere because that is the concept of Darul Islam. पूरी दुनिया को मुसलमान करना है। तो उसके लिए जो एक constant effort चाहिए वो हो रहा था, and somewhere down the line you have to put a stop to that. आपकी आस्था आपको मुबारक, आपकी आस्था आपको पूरा श्रद्धा, हमें कोई विश्वास नहीं। जब तक वो मेरा घर या मेरे कत्ल के लिए ना कहे तब तक ठीक है। भाई जो आपको घर में करना करिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब किसी के गजवाए हिंद के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार को मरना पड़ेगा और इश्करन भाई और मुझे मुसलमान होना पड़ेगा किसी की कयामत आने के लिए, भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हम क्यों मुसलमान बने? हमें क्या मतलब इस्लाम से? बस जिसको बनना बने, उसका आदर स्वागत है, यू कांट फोर्स अस। तो कहीं ना कहीं एक सभ्यता की लड़ाई है, फिर इसके कारण बनते जियोपॉलिटिकल रीजंस ढूंढने पड़ते। और अगर वॉर में मोटिवेशन आ जाए, मोटिवेशन है तेल का कंट्रोल, अगर मोटिवेशन आ जाए, पैसा आ जाए, जो वॉर शायद 10 साल 20 साल बाद में आज भी हो जाएगी, वो आज भी हो सकती है। अमित जी आप कितनी देर देखते हैं इसके अंदर? क्योंकि मेरे हिसाब से जो जितना टाइम बढ़ रहा है प्रेशर यूएस पे बढ़ेगा, क्योंकि
डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको पता नहीं कब जनता आ जाए। किसने यूएस अपनी पीक पे थी, वियतनाम से भागना ही पड़ा ना। कितनी बिल्कुल। शक्ति थी, कितनी पीक थी, कितनी पावर थी, सब कुछ था और उस समय एक बड़ा राइवल था, उसके सामने हार नहीं सकते थे। क्योंकि अगर ये बेस्ट केस सिनेरियो यूएस के लिए नहीं होता, वेनेजुएला में हुआ, बिग सक्सेस। ईरान में ये बेस्ट केस सिनेरियो जो लेआउट हो रहा है वो नहीं होता, तो यूएस की भी बहुत दुनिया में जो इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट है, वो एक्सपोज़ होगी अगर ये सब डिलीवर नहीं कर पाते। देखिए, अगर इसने खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लिया, आप मान लीजिए इसका 70% ऑब्जेक्टिव उसने अचीव किया। नहीं, नहीं, जो मैं समझिए अगर कर लिया तो बहुत बड़ी जीत है। हम्म, बट आप कितनी संभावना देख रहे हैं कि ये खर्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अपने कब्जे में या तेल ईरान का अपने कब्जे में नहीं कर पाता है। मैं काउंटर ये फैक्चुअल पूछ रहा हूँ। अगर हाँ, कर लिया तो बहुत बड़ी जीत है। देखिए अभी जो मैं देख रहा हूँ ये 60-40 की लड़ाई है। 60% अमेरिका का पलड़ा भारी है, 40% अभी कुछ भी हो सकता है। ये जंग 2 से 3 खतरनाक मोड़ जरूर लेगा अभी। हुँ, अभी इसके लिए अगर अमेरिका को जीतना, आपको ये जो 10 लोगों की आपने फोटो निकाली जिसमें एक को 10 के 10 को आपको मारना पड़ेगा, वो इसराइल करेगा। आपको यूरेनियम निकालना पड़ेगा, आपको रेजिम चेंज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सिक्योर करके खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने पड़े। ये 5 पॉइंट है। हुँ, अगर ये 5 पॉइंट आप कर पाए हो तो आपकी एक निश्चित जीत है। फिर आप वॉर भी फंड कर लोगे और आपका लॉन्ग रन में अमेरिका का बेस भी बनेगा फिर ईरान में। देखिए हुँ, अमेरिका ने बेस तो बना लिया ना गाजा में, सबसे बड़ा 350 एकड़ का। तो ये आपका बेस भी बने। अगर आप आधा कर पाओगे तो यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव। हुँ, तो खमेनी को निपटा के अगर भाई अली खमेनी की जगह मुस्तफा बैठता है, टूटा फूटा जो भी है, तो हुँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, ईरान या को कोई अपने और उतनी विचारधारा का बैठता है, तब भी क्या बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं। तो आपको रेजिम चेंज करनी है, आपको यूरेनियम रिट्रीव करना है, आपको बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन तो आपने काफी हद तक खत्म कर दिए, आपको खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योर करनी है। इन 4 चीजों के बिना आपकी जीत जो है फॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि हु विल फंड द वॉर अल्टीमेटली। और आप देखिए अगर ये हो गया तो ईरान का नक्शा बदलेगा, मिडल ईस्ट का नक्शा बदलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की बात है खुल के कह रहे हैं। तो ये सब प्रकरण है विच विल डिटरमाइन हाउ फार हैव दे गॉन। बट अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बताऊं तो वॉर इज टू अर्ली। 17-18 दिन ही हुए हैं, हुँ, टू अर्ली टू कंप्लेंट। 60-40 का रेशो, 60% अमेरिका का भी वर्चस्व भारी। मिलिटरीली देवर ईरान वाज नो मैच टू देम। हुँ, फॉरगेट द हुँ। इस्लामिक ब्रावाडो, देवर नो मैच टू देम। अब 40% कैन यू डू बाकी चीजें। तो अभी हफ्ते 10 दिन में हमें पता लगेगा ये लड़ाई कहाँ की तरफ जा रही है, किसका हाथ भारी है, क्या होगा। पर मेरे को जो लग रहा है, देखिए जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टायर्ड ऑफ दिस मुल्ला रेजिम विद इन द ईरान। 32,000 लोग तो इन्होंने मारे ही है ना पीछे। तो हुँ, वो भी टायर्ड है लोग, ईरान की जनता साथ नहीं है। और जो अभी इनके चट्टे बट्टे, देखो कुछ तो ऐसे खमेनी के साथ जीना, खमेनी के साथ मरना। देयर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू जंप द शिप। यार हमें ताकत चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें वर्चस्व चाहिए, लेट्स जंप द शिप। इफ दे जंप द शिप एंड दे स्टार्ट गेटिंग इनटू द फोल्ड। देखिए वेनेजुएला में क्या हुआ, डॉल्सी रोड्रिगिस का जब नाम आया, डॉल्सी अरे मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। आज के डेट में 10 मिलियन 100 मिलियन बैरल 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैज रीच्ड अमेरिका। 1000 टन सोना भी बेच दिया अमेरिका, उनका तेल बेच रहा है, हिस्सा दे रही। वो उसको सत्ता में बिठा दिया, वो सलाम करती है। इराक में रजीम देखिए, इराक में पपेट रजीम है इसकी, आपके अमेरिका की। पीएमएफ पे अटैक कौन कर रहा है? पीएमएफ पे अटैक कर रहा है इराक की गवर्नमेंट, अमेरिका थोड़ी कर। तो अगर वैसी भी आपने एक रजीम बिठा दी, तेल पानी का आपने हिसाब किताब बना दिया, तेल को मुंह कर दिया आपने, दुनिया में बड़े सप्लायर ऑयल के बन गए, यू हैव अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो वहां मतलब इश्करन जी फतह नहीं करना है, अमेरिका का झंडा नहीं लगाना। ये 4-5 ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए, खत्म। और आपके हाथ जो आपकी बार लगा, इनके हाथ एक गोल्डन ड्रैगन लगा, मतलब ना सोने की तलवार, वो इसराइल। इन्होंने इसराइल की ताकत पहली बार देखी। जो इनके एलाइज थे, जो मैं इनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रैक करता हूँ, हर इनकी पीसी को देखता हूँ, जो इनके जो पहले एलाइज थे वो मान लीजिए निकम्मे थे, उनमें दम ही नहीं था। ये जो इनके हाथ लगा ना, ये भी वो पहले ग्लैडिएटर के हाथ में एक तलवार होती थी, उसके हाथ में दूसरी तलवार आ गई है। इज फाइटिंग विद बोथ द हैंड्स था। इसराइल की जो घातक क्षमता है वो किसी की नहीं है। और जो पीट हेग्सेथ को अगर मैं बोलूं, आई सैल्यूट द वैलर एंड आई सैल्यूट द कमिटमेंट ऑफ इसराइल, तभी अमेरिका का विदेश मंत्री किसी और के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता। क्योंकि जो मिशन इम्पॉसिबल है वो इसराइल इन्हें करके दे रहा है। और इसराइलियों का रिजॉल्व तो आप जानते हो, तो मरते दम तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसराइल की सीधी सी बात है, आप और हम शांति की बात करके घर में सो सकते हैं, अगर इसराइल ने कर दी और 48 घंटों के लिए बंदूक के नीचे रख लिया, 48 घंटे बाद इसराइली नहीं होगा।
ये एक कटु वो तो सत्य। कांस्टेंट, हाँ, वो तो कांस्टेंट बैटल ऑफ सर्वाइवल में है, उनका तो कोई है नहीं है। उनका जो हम्म। जो इनके धार नहीं थी ना, इनकी तलवार में जो धार आई ना, वो इजराइल से आई। इंटेल इजराइल का, अटैक प्लानिंग इजराइल की, इस क्षेत्र को इजराइल समझता है। और इस अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले कहता वी आर द सुपर पावर ऑफ द रीजन, हमसे बड़ा पावर कोई नहीं है। और इजराइल, वी विल रेड्रॉ द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट, बिल्कुल क्लियर करें, विल रेड्रॉ द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट। तो ये चीजें जो इजराइल यहाँ बना है, इजराइल का किलेदार बनेगा, ये क्षेत्र ऐसे चलेगा। और मैं आपको एक और प्रोडिक्शन आपके चैनल पे कर दूं, सऊदी अरबिया इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना होता था। दे विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल प्लेयर इन द गेम। तो मिडिल ईस्ट में सर छोटी छोटी कंट्रियां रहेंगी जो कुछ तेल पानी वेल पानी बैंकिंग करती रहेगी। कोई इस्लामिक ब्लॉक, कोई इस्लामिक नेटो, कोई उम्मत की सेना, ये सब जो आइडिया पाकिस्तानियों ने इनको दिए थे, दे हैव ऑल फेल्ड। और बाय द वे पाकिस्तान सऊदी अरबिया को बचाने नहीं आया, बड़ा मिलिट्री पैक्ट वैक्ट किया था, बचाने नहीं आया। और अमेरिका ही बचा रहा जो कर रहा है। पर पाकिस्तान तो खुद ही अपनी अफगानिस्तान से जंग में, किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे, उसका इम्पैक्ट करेंगे, वो तो अपनी जंग में खुद ही उलझ गया है। अब बस देखने वाली बात यही है, जो मेरे लिए टेस्ट केस है, कि अमेरिका ने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स दिए हैं चाइना को खत्म करने का, बट और एम्बिशियस टारगेट है क्योंकि अमेरिका ने ही चाइना को क्रिएट किया था ये सारी मैन्युफैक्चरिंग। ओबामा ने उससे पहले भी ये मैन्युफैक्चरिंग भेजनी शुरू कर दी थी उन्होंने, एक प्रोसेस हो गया था, ओबामा ने उसको एक्सेलरेट कर दिया 8 साल में। बट ये अब वो उसको एक्सेलरेट कर दिया। बस सिर्फ इस पे आने की बात ये है कि क्या चाइना बिहाइंड द सीन्स हेल्प करके ईरान को, या ईरान अपनी क्षमता पे यूएस को इतना लंबा ड्रैग आउट कर दे कि यूएस का डोमेस्टिक प्रेशर उसके लिए विदाउट अचीविंग ये जो आपने 4-5 गोल्स बोले, जो लेजिटिमेट गोल्स हैं विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए, एंड में लेजिटिमेट गोल्स यही हैं, वो कर पाती है या नहीं कर पाती, वो हमें नजर रखनी पड़ेगी। और वो इंटरेस्टिंग होगा। और उसके लिए आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जब थोड़ी चीजें क्लियर होती हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, तो हम फिर डिस्कस करें कि क्या स्थिति में जंग पहुंच गई। थैंक यू सो मच सुमीत जी, अपने समय दिया और पूरा विस्तार से समझाने के लिए, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।